हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग आप सभी को। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। क्या आप सभी ने कभी सोचा है कि आज जो खाना आपको आसानी से मिल जाता है वो इंसान को पहले कैसे मिलता था? जब ना दुकान थी ना खेती, तब इंसान क्या खाते थे और कैसे जीते थे? तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 2, आखेत खाद्य संग्रह से भोजन तक। हम लोग पूरी तरह से एनसीईआरटी की किताब से ही पढ़ेंगे और यहाँ पर एक एक नोट्स, एक एक पॉइंट एनसीईआरटी से जुड़ा हुआ है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एक एक लाइन को आसान भाषा में हम लोग समझेंगे और मैं आपको समझाऊंगी ताकि आपको सब कुछ क्लियर और याद रखने लायक हो जाए। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है इसमें आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों करते थे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को समझाऊंगी कि आखेत का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है हंटिंग करना। ठीक है, हंटिंग इन द सेंस कि जंगली जानवर का शिकार करना, जैसे हिरन, सुअर, मछली आदि, ये सब का शिकार करना भोजन पाने का ये सबसे पुराना तरीका था। पहले के लोग आखेत कहलाते थे, यानी कि वो लोग भोजन पाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे। ठीक है, फिर उसके बाद आया खाद्य संग्रह यानी फूड गैदरिंग। ठीक है, जंगल से खाने की चीज़ें इकट्ठा करना, जैसे फल, कंद, बीज और शहद, जो मिलता वही खाते और उसको संग्रह करके रखते, यानी कि उसको बचा कर रखते ताकि बाद में इस चीज़ का यूज़ हम कर सके, इस चीज़ को खा सके। फिर समय आगे बढ़ा, भोजन उत्पादन तक लोग पहुँचे। ठीक है, जैसे कि फूड प्रोडक्शन, जैसे खेती करना और पशुपालन शुरू करना, जैसे गेहूँ चावल उगाना, गाय बकरी और भेड़ पालना। तो ये यहाँ तक लोग बहुत विकास कर चुके थे, इसीलिए वो फूड प्रोडक्शन तक पहुँच चुके थे। तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर है, आखेत से भोजन उत्पादन तक लोगों का सफ़र। अब हम लोग चैप्टर 2 का फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, आरंभिक मानव। ठीक है, आरंभिक मानव से आप लोग क्या समझेंगे, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? तो पहले इस लाइन को भी हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। पहले समझेंगे आरंभिक मानव के बारे में। ठीक है, आरंभिक मानव यानी कि मानव इतिहास के सबसे पहले लोग। ठीक है, इधर उधर क्यों घूमते थे ये लोग, यानी उन लोगों का जीवन नोमैडिक था, यानी कि अस्थायी रूप से ये लोग एक जगह पे स्थिर नहीं रहते थे। इनका जीवन परिवर्तन की तरह इधर उधर होता था, इनका जीवन स्थायी नहीं था। आरंभिक मानव के विषय में जानकारी हमें पुरातत्वविदों द्वारा मिली है। जो लोग खोज किए हैं, जो इस चीज़ का अध्ययन गहन किए हैं, उनसे हम लोग को आरंभिक मानव के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, इधर उधर क्यों घूमते थे? क्योंकि उनका जीवन नोमैडिक था, एक जगह स्थायी रूप से वो लोग नहीं रहते थे। आगे हम लोग जानेंगे कि वो लोग इधर उधर क्यों घूमते थे, क्या बात थी। ठीक है, चलिए। जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे, आज हम उन्हें भोजन खोजने के आधार पर देखते हैं, जैसे कि जंगली जानवरों का शिकार या मछलियों का शिकार और चिड़ियों पर शिकार करना। ठीक है, फल, फूल, पौधे, पत्तियां इत्यादि का संग्रह ये लोग किया करते थे। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? देख लीजिए, यहाँ पर चिड़ियों पर शिकार करना, फल फूल पौधों पत्तियां इत्यादि का संग्रह ये लोग करते थे। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर वे इधर उधर क्यों घूमा करते थे, मतलब कि उनका जीवन नोमैडिक क्यों था, आखिर पहले के लोग ऐसे इधर उधर क्यों घूमते थे। तो यहाँ पर देख लीजिए, आखिर एक ही स्थान पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के जानवरों, पौधे, फल आदि को खाकर समाप्त कर देते, क्योंकि ये पूरी तरह से नेचुरल थिंग्स पर निर्भर थे। तो इसीलिए उन्हें भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। यह चीज़ क्लियर हो गया यहाँ पर। फल फूल अलग अलग मौसम में आने के कारण उन्हें प्राप्त करने के लिए अलग अलग जलवायु वाले क्षेत्रों में उनको जाना पड़ता था, इसी वजह से वो इधर उधर करते थे। ठीक है, फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे ना, इसी वजह से उनको इधर से उधर करना पड़ता था। मौसम परिवर्तन होने के कारण भी उनको एक जगह से दूसरे जगहों पर जाना पड़ता था। तो ये उनका मेन रीज़न था। अगर वो एक जगह पर काफ़ी लंबे समय तक रहते तो वहाँ की वस्तुएं, नेचुरल थिंग्स
ख़त्म हो जाती, तो फिर पेट पालने के लिए उनको एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता था। और यहाँ देखिए जैसे सूखा, बाढ़ इत्यादि के कारण भी उनको जाना पड़ता था कि अगर वो कहीं एक जगह पर स्थायी रूप से रहते हैं तो कहीं वहाँ बाढ़ ना आ जाए, ठीक है, या बंजर ज़मीन ना हो जाए, तो वो अपने जीवन को सही मायने में रखने के लिए उनको इधर से उधर जाना पड़ता था। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है हमें, ये दूसरा पॉइंट है गाइस कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, आइए जानते हैं। नोट्स भी आप लोग बना सकते हैं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेट खाद्य संग्रह किया करते थे। ये संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियाँ और हड्डियों के औजार बनाए हैं। इनमें से पत्थर के औजार आज भी बचे हुए हैं जो पुरातत्वविदों को मिले हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप सभी को, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरे पॉइंट में जाते हैं, देखेंगे रहने की जगह निर्धारित करना, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे हम लोग रहने की जगह निर्धारित करना। तो जहाँ पानी उपलब्ध हो, यानी कि अगर आप मैप में देख सकते हैं, बगल में मैं मैप दिखाऊंगी आपको, यहाँ पर मैप आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए, तो जहाँ पानी की जगह उपलब्ध होती थी तो आपको दिखेगा कि भीमबेटका नामक स्थल पर ये लोग रहा करते थे, एवं हुंसी और कुरनूर गुफाएं, कई पुरास्थल नदियों और क्षेत्रों के किनारे भी ये लोग रहा करते थे। मैप में आप लोग देख लीजिए, ठीक है। इस जगह पर ज़्यादातर ये लोग रहा करते थे। साथ ही हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि इनको कोई जंगली जानवर ना खा जाए, मतलब कि साथ ही ये लोग ये बात का भी ध्यान रखते थे कि इनको कोई जंगली जानवर ना खा जाए। इस वजह से ये लोग जैसे कि नेचुरल डिजास्टर, जैसे सर्दी, गर्मी, बरसात से बचाव हो सके, तो इस चलते भी ये लोग अपनी रहने की जगह निर्धारित करते थे। ओके, क्लियर है आप सभी को। साथ ही इस बात का भी ध्यान ये लोग रखते थे। इसके लिए लोग कंदारों व गुफाओं के चयन करते थे, चूँकि पत्थर के आकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसीलिए ये लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ पर अच्छे पत्थर मिले और ये लोग सेफ सिक्योर तरीके से रह सके और अपना हथियार भी बना सके और उसका उपयोग भी कर सके। तो पहले के लोग बहुत सोच समझ कर चलते थे और जगह निर्धारित करना भी इसके पीछे इनका बहुत बड़ा मेन रीज़न हुआ करता था कि हमें कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना है, अगर जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ अच्छे पत्थर, अच्छी जगह है या नहीं है। तो ज़्यादातर ये लोग गुफाओं में ही रहते थे। और यहाँ देख लीजिए शैल चित्रकला, एक गुफा मिली है शैल चित्रकला, जिन गुफाओं में लोग रहा करते थे। मैप में देख लीजिए, उनमें से कुछ दीवारों पर चित्र मिली है, मतलब जिस गुफाओं में ये लोग रहा करते थे वहाँ पर चित्र बनाए हैं। शैल चित्र से हमें क्या पता चलता है, यहाँ पर मन में क्वेश्चन है, तो इससे हमें पता चलता है कि आरंभिक मानव कैसे रहा करते थे, आरंभिक मानव का दिनचर्या, लोगों का जीवन कैसा रहा करता था। और देख लीजिए शैल, एक और क्वेश्चन है, शैल चित्र ही क्यों कहा गया है, यानी शैल मतलब स्टोन, चित्र मतलब ड्राइंग, यानी कि वो लोग स्टोन पे चित्र बनाते थे, इसीलिए शैल चित्रकला कहा गया। जिस गुफाओं में रहते थे उसका नाम है शैल चित्रकला, जहाँ की दीवारों पर इन लोगों को चित्र मिला है। दूसरा पॉइंट है पुरास्थल। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुएं के अवशेष मिले हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण अपने काम के लिए ये लोग किया करते थे और वहीं पर ये लोग छोड़ दिया करते थे। तो पुरातत्वविदों को जो चीज़ ये लोग छोड़ दिया करते थे, तो पुरातत्वविदों को वहीं से इन लोगों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त हुई है और पता चला है, ठीक है। तो मेरे मन में एक और क्वेश्चन दौड़ रहा था यहाँ पर कि भाई पुरास्थल ही क्यों कहते हैं, मतलब कि पुरास्थल नाम किसने रखा या पुरास्थल ही क्यों पड़ा इसका नाम। तो पूरा मतलब होता है यहाँ पर बहुत पुराना, और स्थल मतलब होता है यहाँ पर जगह या स्थान, अर्थात वो स्थान जो बहुत पुराने समय से जुड़ा हुआ हो, इसीलिए इसका नाम पुरास्थल पड़ा, ठीक है। अब क्लियर है आप लोग को, नोट्स बनाते चलिए आप सभी को, इसीलिए इसका नाम पुरास्थल पड़ा। चलिए अब आग की खोज के बारे में हम लोग बात करेंगे कि
ये पॉइंट है। सर्वप्रथम राख को कुरनूल गुफा में पुरातत्वविदों ने पाया था। इससे स्पष्ट होता है कि आरंभिक मानव आग जलाना भी सीख गए थे। उस समय तक ये लोग आग जलाना भी सीख गए थे। ठीक है, नाम और तिथियां के बारे में जानेंगे हम लोग। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं पुरातत्वविदों ने उसके बड़े बड़े नाम रखे हैं। मतलब कि हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं पुरातत्वविदों ने उसके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। ये दो शब्द में पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले, यानी कि 20 लाख साल पहले देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर 12 साल से पहले, यानी कि 12 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे प्रथम पे है आरंभिक पूरा पाषाण, मध्य और उत्तर। मानव इतिहास के लगभग 99% लोग कहानी इसी काल के दौरान घटी हुई जो रहती है वही पढ़ते हैं। तो 99% लोग इसी काल से घटी कहानी पढ़ते हैं और एग्जाम्स में इसी काल से घटी कहानियाँ आती हैं, क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है आप सभी को यहाँ तक? पहले एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिए आप लोग को यहाँ तक क्लियर है सभी बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस काल से हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण काल युग कहते हैं। ठीक है, लगभग 12,000 वर्ष पहले से 10,000 वर्ष पहले तक। ठीक है, इसका क्या मतलब है तो देख लो यहाँ पर। पर्यावरण में बदलाव, बहुत ठंडा मौसम था, बड़े बड़े जानवर रहा करते थे, फिर मौसम गर्म होने लगा। ठीक है, तो मौसम गर्म होने लगा तो इसको मध्य पाषाण काल का नाम दिया गया। अब सवाल पैदा होता है कि इस काल में पाषाण औजार आमतौर पर छोटे होते थे। ठीक है, अब सवाल पैदा होता है कि औजार छोटे क्यों हुआ करते थे। तो देख लो, पहले पूरा पाषाण काल में औजार बड़े और भारी होते थे, बड़े जानवर का शिकार के लिए। अब मध्य पाषाण काल आ गया तो जानवर छोटे हो गए, इसलिए औजार भी छोटे और नुकीले बन गए। इसीलिए इसको कहते हैं मध्य पाषाण काल, जहाँ पर औजार छोटे हो गए। ठीक है, इसी को मध्य पाषाण काल कहते हैं। लगभग 12,000 वर्ष पहले से 10,000 वर्ष तक। इन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है, यानी छोटे पत्थर। यहाँ पर मैं पिक्चर लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिए। इसको छोटे पत्थर यानी माइक्रोलिथ कहते हैं। और इन औजारों में हड्डियां या लकड़ियों के मुद्दे लगे हांसाएं और आरी जैसे औजार मिले थे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। अब इसके बाद हम लोग नवपाषाण युग के बारे में देखेंगे, जहाँ पर बदलती जलवायु के बारे में हम लोग बात करेंगे, आपको समझाएंगे। तो मिलते हैं पार्ट 2 वीडियो में।